भारत का बैटल बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जैंगी की टीम ने एक मैकेनिकल आर्मी को आधे घंटे के टाइम के अंदर ही हरा दिया। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली सोचा कि ये आयरन गाइज स्टूपिड और वीक है और इजीली हराए जा सकते हैं, लेकिन जब वो सच में बैटलफील्ड पर पहुंचे तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके आइडियाज कितने बेतुके थे। इंदिरा की एबिलिटीज कंप्लीटली रीस्ट्रेन्ड हो गई थी सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सामने। ना ही टाइम प्रिल्यूड और ना ही रीइंकारनेशन फिनाले का कोई इफेक्ट हुआ नॉन ऑर्गेनिक क्रिएचर्स पर, और उसका सबसे प्राउड वाइट बिशप लेवल अटैक मेथड भी डिफेंसिव फोर्स फील्ड के सामने ग्रेटली वीकेंड हो गया। वो सिर्फ अपनी हाई एबिलिटी इंडेक्स पर रिलाई कर सकता था ताकि सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के अटैक्स को ब्लॉक कर सके और फिर फोर्स के थ्रू उसके डिफेंसेस को तोड़ने की कोशिश करे। बैटल अल्टीमेटली ह्यूमन कैंप के जीतने पर खत्म हुई, लेकिन क्या ये एक ट्रैजिक विक्ट्री थी? जो 100 से ज्यादा एलियंस इस बार आए थे उनमें से 50 से ज्यादा बैटलफील्ड में मर गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो इंदिरा के साथ फॉलो करते हैं वो 3 मेजर ट्राइब्स के इलाइट होते हैं और कम से कम उनका स्कोर 8000 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों का लॉस पूरा भारत के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इंदिरा और सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के बीच बैटल 20 मिनट से ज़्यादा चला। वो पूरी तरह से अपने ब्रूट फोर्स पर रिलाई करके सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के डिफेंसेस को टीयर ओपन करके डिस्ट्रॉय कर सका, लेकिन जैंगी के कंपैरिजन में उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली लोअर थी। जीतने के बावजूद एम्परर इंदिरा बिल्कुल खुश नहीं था। चारों तरफ स्मोक भरा हुआ था और भारत के एलियंस की हाई मोरल जो पहले आते वक्त थी वो अब गायब हो गई थी। वो अपने कॉमरेड के बॉडीज को एक डेसोलेट मैनर में कलेक्ट कर रहे थे। एम्परर शीतियान ने अपने आंखों को काम किया और अशुरा, गाओ चेंगकोंग और अपने कॉन्फिडेंट के पीछे खड़े होकर लाउडली कहा, ये एक वॉर है। वॉर में हमेशा कैजुअलिटीज होती हैं। वो बस हेवन गए हैं और त्रिमूर्ति के एम्ब्रेस में वापस चले गए। लेकिन उसने एक हाई पिच्ड वॉइस में कहा, अपने आर्म्स स्प्रेड आउट करके, और उसके पीछे डिस्ट्रॉयड लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स थे। हमारी विक्ट्री बियॉन्ड डाउट है और इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के साथ हम भारत के टेक्नोलॉजिकल लेवल को फ्यूचर में एक अनइमेजिनेबल लेवल तक रेस कर पाएंगे। उनका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं गया है। भारत के स्ट्रेंज लोग एक दूसरे को देखने लगे। इंदिरा के वर्ड्स पर पॉन्डर किया और सोचा कि वो सही कह रहा है। हालांकि सिचुएशन थोड़ा वर्स था एक्सपेक्टेड से, पर फिर भी उन्होंने कुछ तो गेन किया है। कन्फिस्केटेड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स फ्रैगमेंट्स और उनके एनर्जी कोर्स को काउंट करते हुए इतने सारे इलाइट एलियंस की डेथ से होने वाले लॉसेस को कंपनसेट किया जा सकता है। इंदिरा ने बाटू को देखा जो गाओ चेंगकोंग के पास खड़ा था। उसने अपने हाथ से पॉइंट किया, बाटू इधर आओ। बाटू आगे बढ़ा और एम्परर इंदिरा ने कहा, इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बचे खुचे रिमेन्स को संभालो। भारत वापस जाने के बाद उन्हें रिसर्च सेंटर को हैंड ओवर कर देना। इतने सारे लोगों में सिर्फ बाटू के पास ये एबिलिटी थी कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सके, लेकिन उसका स्पेस जैंगी के लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। इधर उधर देखते ही उसने नोटिस किया कि पूरा सिटी मैकेनिकल रैकेज से भरा हुआ था। सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के अलावा मैक्सिमम वो सिर्फ कुछ हजार मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को ही एकोमोडेट कर सकता था। उसने सर हिलाकर कहा, जी मैं आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा। इंदिरा गाओ चेंगकोंग के लोगों पर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं था। उसने अपने मैकेनिक्स को बोला कि पहले सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोर निकालो। उसने ये चीज़ मीटिंग में देखी थी, इसीलिए वो जानता था कि ये सबसे प्रीसियस चीज़ है। एक एनर्जी कोर जिसका डायमीटर 1 मीटर का था, उसे एक ट्रस्ट वर्दी रीइंफोर्समेंट टाइप एलियन अपनी बैक पर कैरी कर रहा था। जब गाओ चेंगकोंग और बाटू ने ये सीन देखा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर बेयरली परसिटेबल स्माइल आ गई। बहुत लाइकली था कि बाद में बाटू ही ये एनर्जी कोर कैरी करेगा। वर्ल्ड के एंड के बाद ट्रैवल कन्वीनियंट नहीं होती और इतना बड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ कैरी करना बहुत डेंजरस होता है। सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि एलियन के इनकम स्पेस सिस्टम में उसे एंटर कर दिया जाए। स्पेस टाइप खुद में एक्सट्रीमली रेयर होते हैं और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ में स्पेस टाइप एलियंस तो और भी कम होते हैं। इंदिरा के पास रेस्ट लेने का टाइम भी नहीं था
कि उसे अचानक फ्रेमोन से एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट रिसीव हुई। पहली नज़र में ये रिक्वेस्ट बोधाका ने भेजी थी। एम्परर इंद्रा फ्रॉन करता है, लेकिन आखिर वो किसी और के टेरिटरी में था, इसीलिए उसने कॉल आंसर कर लिया। पिक्चर में बोधाका का स्माइलिंग फेस अपीयर हुआ। योर एक्सीलेंसी एम्परर इंद्रा, हमारे सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट किया है कि आप साउदर्न फेडरेशन में मैकेनिकल सिविलाइजेशन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। सिचुएशन कैसी है? एम्परर इंद्रा ने तुरंत एक एक्सप्रेशन दिखाया जो कह रहा था सब कुछ कंट्रोल में है, और काम स्माइल के साथ बोला, हमने उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को डील कर लिया है। बहुत इजी था और उन्हें डील करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। उसने जानबूझकर बैटलफील्ड को सीन में अवॉइड किया ताकि बोधाका ना देख सके कि भारत एलियंस अपने कॉमरेड के बॉडीज कलेक्ट कर रहे थे। जो एलियंस सर्वाइव कर गए थे उनके बॉडीज पर इंजरीज के बहुत सारे साइंस थे और वो बहुत मिजरेबल लग रहे थे। बोधाका सिंसियरली स्माइल करते हुए एग्जैजरेटेड टोन में बोला, आप वाकई लॉर्ड इंद्रा ऑफ भारत हो। मैं आपकी माइटी को डीपली फील करता हूँ। थैंक यू आपके हार्डवर्क के लिए, इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को डील करने में हमारी हेल्प के लिए। लेकिन इतने बड़े बैटल के बाद आप ज़रूर थक गए होंगे, क्यों ना आप थोड़ा अच्छी तरह रेस्ट ले लो। बैटलफील्ड क्लीन करने का हार्ड वर्क हम अपने लोगों को भेज कर करवा देंगे। इंदिरा का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ और उसके दिल में कर्स करने का मन हुआ। उन्होंने इस बैटल में हैवी लॉसेस सफ़र किए थे। अगर उन्हें कुछ बेनिफिट्स ना मिले तो क्या ये ऐसा नहीं होगा जैसे उन्होंने सब कुछ बेकार में किया हो? लेकिन ये कंसिडर करते हुए कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें थी, वो सब कुछ ले ही नहीं जा सकते थे। आखिर यहाँ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स थे और उनके पास उन्हें ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी नहीं थी जब तक कोई एपिसलॉन लेवल स्पेस स्टोरेज पर्सन ना हो। लेकिन उनके पास सिर्फ 50-60 लोग ही थे, जिनमें कुछ इंजर्ड थे और कुछ अपने कॉमरेड्स के बॉडीज कलेक्ट करने या टीममेट्स को रिट्रीट करवाने में बिजी थे। इसीलिए मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का रैकेट जो उन्होंने ग्रेट एफर्ट से डिफीट किया था वो यहीं थ्रो करना पड़ा। एम्परर इंदिरा के पास कोई चॉइस नहीं थी और उसने कहा, हमने हार्ड फाइट करके ये चीज़ें हासिल की है और फ्रेमोन्स के लिए। बोधाका ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें बाद में ज़रूर कंपनसेट करेंगे। हम फ्रेमोन्स अपने फ्रेंड्स को कभी लॉस सफ़र करने नहीं देंगे। तभी इंदिरा ने अपना सर हिलाकर नोट किया, तो फिर 2 घंटे में यहाँ आ जाओ। कम्युनिकेशन एंड करने के बाद भी एम्परर इंदिरा ने बाटू को बोला कि सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को अपने मार्शल आर्ट्स अरीना में ले जाओ। इसके अलावा कुछ मास प्रोड्यूस्ड मशीन्स जो अभी भी गुड कंडीशन में थे उन्हें भी कलेक्ट किया गया। जो बाकी के टेंस ऑफ थाउजेंड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स थे उनकी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई और उन्हें एक्यूरेटली डिसमेंटल करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा और फ्रेमोन्स के इंजीनियरिंग टीम का वेट करना पड़ा ताकि वो आके उन्हें ले जाए। बोधाका की नाक ऑलमोस्ट क्रुक्ड हो गई हंसते हंसते। आखिरकार सिर्फ कुछ ही एलियंस केओस जैसे होते हैं, दूसरे कंट्रीज के पास हाई लेवल स्पेस एलियंस नहीं होते, इसीलिए वो अपने कैप्चर्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को ले जा ही नहीं सकते। एंड में वो सब फ्रेमोन्स के पास ही रह जाएंगे। बोधाका की आंखों में एक ब्राइट लाइट चमक रही थी। जब तक हम इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की टेक्नोलॉजी क्रैक कर पाएं, चाहे फ्रेमोन्स अभी डैमेज्ड और स्कार्ड हो, हम इस ह्यूज आर्मी ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म पर रिलाई करके फ्यूचर में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। उसने तुरंत फ्रेमोन्स की इंजीनियरिंग ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो इमीडिएटली उस एरिया में रश करे और हर तरह के मीन्स यूज़ करे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को गैदर करे। बोधाका इस वक्त एक्सट्रीमली ग्रेटफुल था। फॉर्चुनेटली ये फॉरेनर्स मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बारे में इनफ नॉलेज नहीं रखते, नहीं तो वो समझ जाते कि इन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का सबसे वैल्यूएबल पार्ट उनके फंक्शंस का कोर है। मशीन तो सिर्फ कुछ ही चाहिए टेक्नोलॉजी को थॉरोली स्टडी करने के लिए, लेकिन वो कोर जो साइज में बहुत छोटा है लेकिन ह्यूज एनर्जी पोजेस करता है, वही रियल टेक्नोलॉजी है। भारत के साइड पर इंदिरा ने अपने सबऑर्डिनेट्स जो अभी भी काम करने लायक थे उन्हें ऑर्डर दिया कि बैटलफील्ड को जल्दी से क्लीन करो, लेकिन यहाँ कुछ भी पर्टिकुलरली इजी क्लीन करने लायक नहीं था। इसीलिए अभी सिर्फ ये करना था कि जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स रिलेटिवली इंटैक्ट लग रहे थे उन्हें उठाओ और बाटू के ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए मूव करो। लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कोई साइलेंटली सब कुछ वॉच कर रहा था।
लिंग के सामने एक इंस्ट्रूमेंट था जो टैबलेट कंप्यूटर साइज के था और उस पर क्लियरली बैटलफील्ड का सीन डिस्प्ले हो रहा था। जैंगी और डैंग शेंगतोंग वहां आए और सीन को देखकर ग्रेट सरप्राइज में पड़ गए। क्या ये पॉसिबल है? क्या वो लोग वो फाइंड आउट कर लेंगे? जैंगी ने पूछा। लिंग ने ड्रोन्स का यूज किया रिकॉनेसेंस के लिए, लेकिन भारत के लेवल के एलियन टीम्स के पास प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं जो रिकॉनेसेंस और काउंटर रिकॉनेसेंस करते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा सिंपल रिकॉनेसेंस मेथड जैसे ड्रोन्स को डिटेक्ट ना करना इम्पॉसिबल है। लिंग ने बस कामली रिप्लाई किया, ये एक बिजनेस सीक्रेट है, मैं कमेंट नहीं कर सकती। जैंगी ने अपनी नाक को टच किया और कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा। आखिर एक स्पाई जो फ्रेमॉन्स में इतने टाइम तक रह सकता है और बैटलफील्ड की पिक्चर्स भी ले सकता है, उसके पास ज़रूर स्पेशल एबिलिटीज़ होंगी। जैंगी ने गेस किया कि ये शायद कोई स्टेल्थ मेथड होगा, सिर्फ ऑप्टिकल स्टेल्थ ही नहीं बल्कि ऐसी एबिलिटी भी जो टेक्नोलॉजिकल मीन्स से डिटेक्शन को अवॉइड कर सके, बिल्कुल लू कैरन के स्नोई आउल की तरह। ये एक कोइंसिडेंस था कि जैंगी और उसकी टीम भारत की टीम से मिले। फार ईस्ट रीजन से वेस्टवर्ड ट्रैवल करते हुए सामरान सिटी तक जाने का रूट साउदर्न फेडरल रीजन से होके जाता है। क्योंकि दोनों पार्टीज के गोल सेम थे, इसीलिए एक दूसरे से मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी और ये इम्पॉसिबल था कि जैंगी इतने पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन को फील ना करे जो उस लेवल के बैटल से जनरेट होते हैं। इसीलिए उन्होंने टेम्पररीली अपना डिसीजन चेंज किया और रश करके चेक करने गए। रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने भारत एलियन ट्रुप्स और मैकेनिकल आर्मी के बीच बैटल को डिस्कवर कर लिया। पिक्चर में वॉर ऑलरेडी एंड हो चुका था और भारत के एलियंस ने हैवी कैजुअलिटीज सफर की थी और बैटलफील्ड को क्लीन कर रहे थे। केओस, तुम्हारा मतलब क्या है? डैंग शेंगतोंग ने जैंगी की तरफ विंक किया साइड से। उनके पास तुम्हारी एबिलिटी नहीं है कि पूरे बैटलफील्ड को क्लियर कर सके। क्यों ना हम जाकर उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को कलेक्ट करें? लगता है कि उन्होंने अभी तक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की वैल्यू डिस्कवर नहीं की है। जैंगी और उसकी टीम कुछ दिन पहले ही वहां आ गए थे और उन्होंने लू कैरन और यांग शिनशिन को स्टडी करने के लिए बोला था। आज के टाइम में जैंगी और दूसरे लोग मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की स्ट्रक्चर को ऑलरेडी समझ चुके थे और क्लियरली जानते थे कि उन्हें डीअसेंबल करके उनके प्रीशियस एनर्जी कोर ऑब्टेन किए जा सकते हैं। डैंग शेंगतोंग के वर्ड सुनकर जैंगी बस स्लोली नॉड करता है, लेकिन उसकी गेज एक ब्लरी मैन पर गई जिसके कर्ली हेयर और डार्क स्किन थी, जो एम्परर इंदिरा के पीछे खड़ा था। प्रिसाइज होने के लिए उसकी गेज उस हैवी मेटल बॉक्स पर गई जो उसके पीछे था। सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोर वही था। मुझे वो चीज ज्यादा चाहिए, जैंगी ने लाइटली कहा। वो चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। लू कैरन और यांग शिनशिन ने उसे बहुत टाइम तक स्टडी किया था, लेकिन अभी तक कंप्लीटली फिगर आउट नहीं कर पाए थे। लेकिन प्रीलिमिनरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एनर्जी कोर अकेला ही कम से कम 5 निमिटेड्स क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के रिएक्टर के इक्विवेलेंट था। इसमें ये भी इंक्लूड नहीं है कि एनर्जी मटेरियल कितना एनर्जी कंटेन करता है। सिर्फ इसका साइज और इतनी हाई एनर्जी को होल्ड करने की एबिलिटी एनफ है ताकि ह्यूमन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में ह्यूज इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। सोचो क्या होगा अगर ये सुपर एनर्जी कोर, जिसका डायमीटर सिर्फ 1 मीटर है, एक कार, शिप, एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट पर लगाया जाए। लू कैरन ने जैंगी को बताया कि अगर ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली क्रैक हो जाए तो मैनकाइंड के करंट टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स को ब्रेक करना और लार्ज स्पेसक्राफ्ट बिल्ड करना अब ड्रीम नहीं रहेगा। ये चीज़ सच में बहुत बढ़िया है। जैंगी के पास एक डूम्सडे फोर्ट्रेस प्लान था। ये प्लान था कि जब इनएविटेबल क्राइसिस आएगा तो सरफेस वर्ल्ड से एस्केप करना होगा। एक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस या एक ड्रिफ्टिंग स्पेसशिप अभी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन लगता है, लेकिन प्रेजेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल मींस की बैकवर्डनेस उनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस मोमेंट पर जब जैंगी ने देखा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक डेल्टा लेवल एलियन के द्वारा कैरी की जा रही है, उसने इमीडिएटली रियलाइज़ किया कि भारत के लोगों को अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि ये चीज़ कितनी वैल्यूएबल है। जैंगी और 8 क्लैंस के बीच ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट थे। अब जब उसने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा तो कैसे वो कुछ आइडियाज़ ना रखता। डैंग शेंगतोंग ने अपनी आंखें वाइडन की और स्माइल के साथ बोला, बिल्कुल भी नहीं,
तुम भारत की चीज चोरी करने जा रहे हो इस टाइम पर? इसे इतना बड़ा इश्यू मत बनाओ। इस मोमेंट पर एलियन आर्मीज ऑफ वेरियस कंट्रीज एक लूज अलायंस में होने चाहिए। अगर जैंगी ऐसा करता तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करता बल्कि होस्ट फ्रेमॉन्स को भी ऑफेंड कर देता। जैंगी ने अपनी गर्दन ट्विस्ट की और बोला, क्यों ना बस इसे छुप कर दिया जाए। उसने कंफ्यूज डैंग शेंगतोंग की तरफ देखा और कहा, अपने लोगों को ले जाओ और पहले निकल जाओ। हमारी कॉन्वे को इस रूट से दूर रखो। इंश्योर करो कि कोई हम पर सस्पेक्ट ना करे। डैंग शेंगतोंग ने समझ लिया कि जैंगी क्या करने जा रहा था। उसने अपने शोल्डर श्रग किए और बोला, अब जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो बस जाओ और कर दो। जैंगी ने उन्हें गुड बाय वेव किया और मू यान को बुलाया। मू यान यूजुअली एक क्वाइट पर्सन है। जैंगी की टीम में उसने हमेशा एक टूल का रोल प्ले किया है और डायरेक्टली बैटल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जैंगी ने कहा, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें तुम्हारी एबिलिटी पर रिलाई करना होगा। मू यान ने स्लोली नॉड किया। उसकी आंखें एक ब्लैक वेल से कवर्ड थी, इसीलिए उसका एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वो हमेशा जैंगी के ऑर्डर्स को अनकंडीशनली ओबे करती थी। अब जैंगी के ट्रेनिंग के अंडर उसका एबिलिटी इंडेक्स 9800 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। पीछे देखते हुए जब उसका एबिलिटी इंडेक्स बस 9000 पॉइंट्स एक्सीड किया था, तब भी वो क्वाइटली जैंगी को डिसीव कर पाई थी, जो एपिसलोन लेवल पर था और उसके शैडो में हाइड कर गई थी। अब उसकी एबिलिटी अपनी ऑरा को कंसील करने की और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जैंगी ने वेट किया जब तक उसने कंफर्म नहीं कर लिया कि डैंग शेंगतोंग की एलियन टीम वहां से निकल गई है, और फिर उसने तुरंत डायमेंशनल डोर ओपन किया और बैटलफील्ड की तरफ रश किया। रास्ते में उसने लिंक को, जो गाइड थी, साथ ले जाना नहीं भूला, क्योंकि वो लोकल एरिया के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। यहाँ सैटेलाइट सर्विलियंस को ब्लॉक करने का कोई रास्ता है? जैंगी ने लू कैरन और यांग शिनशिन से पूछा। ऑफ कोर्स ऐसी चीज क्वाइटली करनी पड़ती है। हम इसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। फ्रेमॉन्स भी हम पर सस्पेक्ट करेंगे, लू कैरन ने कहा। इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन है? जैंगी ने पूछा। क्या फर्क पड़ता है? तुम बस प्रिटेंड क्यों नहीं करते कि तुम मैकेनिकल सिविलाइजेशन हो? वैसे भी जब तक वो तुम्हें देख नहीं सकते, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, चाहे उन्हें सस्पेक्ट हो कि ये तुम हो। लिंग ने इस वक्त स्माइल के साथ इंटरप्ट किया। लू कैरन ने भी कहा, ये मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स पावरफुल एंटी रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज रखती हैं। उनकी टेक्नोलॉजी एनफ है ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन के किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट की रिकॉनेसेंस को ब्लॉक कर सके। जैंगी ने उस डीप पिट के बारे में सोचा जहां मैकेनिकल आर्मी अपीयर हुई थी, और वो स्माइल करते हुए नॉड कर गया। अच्छा आइडिया है। इस एरिया में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के रिमेन्स ग्राउंड पर स्कैटर्ड थे। लू कैरन ने ऑलरेडी कुछ मीन्स यूज किए थे ताकि सैटेलाइट के मॉनिटरिंग को पूरे एरिया में इंटरफेयर कर सके। ऐसा करना फ्रेमॉन्स का अटेंशन इमीडिएटली अट्रैक्ट करता, लेकिन आज के एक्टिव मैकेनिकल सिविलाइजेशन के एरा में ऐसी सिचुएशन ऑफन ऑकर होती हैं, और यहाँ रिसेंटली एक लार्ज स्केल वॉर हुआ था, इसीलिए फ्रेमॉन्स को कोई सस्पिशन नहीं होता। जैंगी एक सिवियरली डैमेज्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के पास गया और कुनलोंग आर्मर के आर्म से एक मैकेनिकल टूल पॉप आउट हुआ, जो डायरेक्टली उसके टॉर्सो को पैरी ओपन कर गया। ब्रेन के सिमिलर पोजीशन या मैकेनिकल सेंटर कहलाता है। वहां से जैंगी ने एक एनर्जी कोर निकाला जो मार्बल के साइज का था। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि इतना छोटा कोर इतनी पावरफुल एनर्जी रखता है जो उसके लॉन्ग टर्म ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुम सेसमे सीड्स पिक कर रहे हो और वाटरमेलन्स लूज कर रहे हो। जैंगी के लिप्स पर एक स्माइल अपीयर हुई और फिर उसने डायरेक्टली डायमेंशन का डोर ओपन किया। एक ह्यूज डायमेंशनल गेट स्काई में ओपन हुआ जो सराउंडिंग स्पेस को कंप्लीटली कवर कर रहा था। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के रिमेनिंग्स स्लोली एयर में राइज हुए और जैंगी के एलियन स्पेस में सिंक हो गए। 1 मिनट से कम के टाइम में सब खत्म हो गया। उसके बाद जैंगी मूयान के शैडो में एंटर कर गया। जब होस्ट नहीं रहता, मूयान का शैडो स्पेस एक 4 एलिमेंट पॉकेट लाइक एग्जिस्टेंस बन जाता है, 2 डायमेंशनल, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है।
बस डिस्कवर करना मुश्किल होता है। शैडो क्विकली चेस करने लगा उस डायरेक्शन में जहां भारत कॉन्विक गया था। 1 घंटे से कम टाइम में फ्रेमोन्स का इंजीनियरिंग ट्रूप ट्रांसपोर्ट प्लेन एरिया में रोर करते हुए असेंड हुआ। इंजीनियर्स फुल्ली आर्म थे और प्लान था कि ट्रांसपोर्ट प्लेन के लार्ज हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज करके मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को हंड्रेड्स ऑफ बैचेस में वापस ले जाया जाए। लेकिन जब वो ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने इधर उधर देखा और हैरान हो गए। उन्होंने कहा था कि यहाँ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बहुत सारे रिमेन्स हैं। क्या हम गलत जगह पर आ गए? एक इंजीनियर ने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर मार्क्ड लोकेशन को स्पेसिफिकली चेक किया। बिल्कुल सही, मार्क लोकेशन ग्रोडा सिटी है। उन्होंने एरिया को बहुत टाइम तक सर्च किया बिना गिव अप किए, लेकिन असल में वो अपने आप को डिसीव कर रहे थे, क्योंकि कहा गया था कि यहाँ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स है और अगर होते तो एक ग्लांस में मिल ही जाते। एंड में उन्होंने कंफर्म कर लिया कि यहाँ कोई सो कॉल्ड लार्ज नंबर ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स नहीं है। इंजीनियरिंग टीम के कैप्टन के पास कोई चॉइस नहीं थी और उसने सिचुएशन को हायर अप्स को रिपोर्ट कर दिया। सिचुएशन बुधाका तक लेयर बाय लेयर रिपोर्ट हुई। इस मोमेंट पर वो बहुत हैप्पी था कि उसका प्लान इतनी जल्दी पे ऑफ कर रहा था और उसके पास दूसरे कंट्रीज के एलियंस की टीम काम करने के लिए आ गई है। लेकिन न्यूज़ सुनते ही उसने इमीडिएटली डिस्प्लेजर में हैरानी दिखाई। हमने अभी सैटेलाइट के थ्रू कंफर्म किया था कि यहाँ एक लार्ज स्केल वॉर हुआ है। ये इम्पॉसिबल है कि कुछ भी पीछे नहीं रहा होगा, इंजीनियरिंग कॉर्प्स के कैप्टन ने हेल्पलेसली कहा। लेकिन यहाँ सच में कुछ भी नहीं है। बुधाका का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ और उसके दिल में जो पहले जॉय था उसमें एक ट्रेस ऑफ पैनिक अपीयर हुआ। उसने लोकेशन को बार बार कंफर्म किया और किसी को स्पाई सैटेलाइट यूज करने के लिए बोला ताकि एरिया की पिक्चर्स ली जा सके। लेकिन जब उसने ट्रांसमिटेड इमेजेस देखे, वो कंप्लीटली डम्बफाउंडेड हो गया। बिल्कुल इंजीनियरिंग ट्रूप्स ने जो कहा था वही था, सिर्फ एक रूइन यहाँ था, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोई ट्रेस ही नहीं था। इंदिरा, वो बहुत चालाक है, बुधाका ने गुस्से में स्लैम किया। उसकी आंखें ग्रिम हो गई और टोन कोल्ड थी जब उसने कहा, तुम मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहे हो, है ना? तुम सच में बहुत ज्यादा तेज बन रहे हो। अगर तुम शुरू से बैटलफील्ड क्लीन अप करने के लिए उन्हें प्लान नहीं करते तो इतनी रेडिली एग्री क्यों करते? अब जब उनके लोग यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि बैटलफील्ड पर कुछ भी मौजूद नहीं है। ये इंसल्ट कैसे नहीं होगा? बुधाका बहुत अनहैप्पी था। उसने सोचा कि ये इंटेंशनली भारत के लोगों ने किया है, लेकिन उनके पास इंदिरा को क्वेश्चन करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी भारत के ट्रूप्स की सपोर्ट चाहिए थी। बुधाका ने हार्ड स्वॉलो किया, जैसे वो टेम्पररीली ह्यूमिलिएशन को स्वॉलो करना चाहता हो, लेकिन अपने दिल में उसने ऑलरेडी इस अकाउंट का नोट बना लिया था। दूसरी तरफ भारत का ट्रेन, जो अभी भी सिचुएशन से कंप्लीटली अनअवेयर था, स्नोफील्ड पर रन कर रहा था, सीधा सामरान सिटी की तरफ जाता हुआ। किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक शैडो रैपिडली ग्राउंड पर उनकी तरफ अप्रोच कर रहा था और ट्रेन से भी फास्टर स्पीड में। जैंगी की एबिलिटी के कवर के अंडर वो सराउंडिंग स्पेस के सारे फ्लक्चुएशन को स्मूथ आउट कर सकते थे और साइलेंटली अप्रोच करते थे और कोई भी उनकी वेयरबाउट्स डिस्कवर नहीं कर पाता। वो एक ब्लैक कारपेट की तरह ग्राउंड से क्लिंग कर रहा था, ग्रेजुअली ट्रेन को कैचअप करते हुए जो स्नोफील्ड पर रन कर रहा था, और फिर स्टिकर की तरह ट्रेन के सरफेस पर स्टिक हो गया। डे टाइम में ट्रेन के अंदर शैडोज की कमी नहीं होती, वो शैडोज में ब्लेंड हो गया, बिल्कुल एक एंटीलोप जो हॉर्न पर लटका हो, बिना कोई ट्रेस छोड़े। इस वक्त इंदिरा अपने कैरेज में था, मेट्स की सर्विस और डिलीशियस फूड एंजॉय कर रहा था। कुछ भी हो, इस बार इसे एक विक्ट्री कंसिडर किया जा सकता है, और जब वो सामरान सिटी पहुंच जाएंगे तो फ्रेमोन्स और दूसरे कंट्रीज के सामने ब्रैक कर सकते हैं, स्पेशली जब हवाकशू कंट्री के स्ट्रेंज लोगों की टीम से एनकाउंटर होगा तो उनके सामने बो डाउन नहीं करना है। उसे अपने दांत ग्रिट करके कहना होगा कि मैकेनिकल आर्मी को डिफीट करने में उसे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा। वैसे भी जैंगी और दूसरे लोग अवेयर नहीं थे कि बैटल में कितने लोग मर गए थे। जो ह्यूज एनर्जी कोर था वो नेक्स्ट कैरेज में रखा गया था और इंदिरा के 3 ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट्स उसे गार्ड कर रहे थे। ये चीज़ बहुत बड़ी और कैरी करने में डिफ़िकल्ट थी। अगर एम्परर इंदिरा जैसे स्टेटस वाला बंदा अपने साथ एक ह्यूज बॉल
लेकर घूमता तो वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता, लेकिन इंदिरा को उसकी सेफ्टी के बारे में चिंता करनी नहीं थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई फ्रमॉन्स की लैंड को स्नैच करने की कोशिश करेगा और ना ही कोई उससे पावरफुली ले जा पाएगा। ट्रेन के सेकंड कैरेज में 3 भारत एलियंस फ्लोर पर बैठे थे और उनके बीच में एक ह्यूज मेटल बॉक्स रखा था। ये 3 लोग हेवनली बींग्स के इलाइट्स थे, आर्मरस हेवन, फेयरवेल हेवन और फियरलेस हेवन। 2 क्विंटियांग एक स्ट्रेंज मॉन्क था जिसका डार्क स्किन था और अपर बॉडी नेकेड और स्किनी थी। लेबितियान एक वुमन थी जो वाइट कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थी और उसके नोज पर एक रूबी था, जबकि वुवेतियान एक स्टर्न फेस्ड मैन था जिसका बॉडी एक आयरन टावर की तरह स्ट्रॉन्ग था। तीनों लोग उस मेटल बॉक्स को सराउंड करके बैठे थे जिसमें सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का एनर्जी कोर रखा था और बिना ब्लिंक किए उसे स्टेयर कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये चीज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इंदिरा के कहने पर उसे अच्छी तरह गार्ड करना उन्होंने अपना ड्यूटी बना लिया था और स्लाइटेस्ट स्लैक ऑफ करने की हिम्मत नहीं की। शैडोज में मुयान ऑलरेडी अपीयर हो चुकी थी, जैंगी के साथ उन्हें देख रही थी। इंदिरा पर्सनली गार्ड नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैंगी के फेस पर एक हैप्पी स्माइल था। ये सिचुएशन और बेटर हो ही नहीं सकती थी। उसे पता था कि बिना स्पेशल एबिलिटीज़ के कोई भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। आखिर सामरान सिटी तक ट्रेन से जाने में 5-6 घंटे लगते हैं और इस दौरान उन्हें टॉयलेट जाना, खाना खाना और नैप लेना ज़रूरी होगा। इंदिरा जैसे प्राउड और कंसीटेड आदमी कभी भी आइटम्स गार्ड करने का जॉब नहीं करेगा। ओरिजिनली जैंगी कंसिडर कर रहा था कि शायद इंदिरा असुरा को गार्ड करने के लिए लगाएगा। आखिर भारत के लोग गाओ चेंगकोंग पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन लगता है कि वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये है, उसके सामने जो 3 लोग थे वो सिर्फ कैप्टन लेवल पर थे और उनकी एबिलिटीज़ अनलोन थी। जैंगी उन्हें इंस्टेंटली मार करके एनर्जी कोर के साथ जा सकता था, लेकिन जैसे ही वो मूव करता उसे इनएविटेबली फ्रंट वाले कार में बैठे 3 लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करता। अगर मैटर आउट ऑफ हैंड हो जाता तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए इन 3 लोगों को साइलेंटली एक इंस्टेंट में एलिमिनेट करना ज़रूरी था बिना कोई आवाज़ क्रिएट किए, फिर एनर्जी कोर को लेकर भाग जाना। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या इन 3 लोगों को मारना चाहिए? अगर उनके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता तो एम्परर, इंदिरा और दूसरे लोग प्रॉब्लम डिस्कवर कर लेते और सस्पेक्ट करते जैंगी को, जो सबसे क्लोजेस्ट टीम लीडर था। चीज़ ले जाना इजी था, लेकिन सबसे हार्ड था अपने आप को सस्पिशन से क्लियर रखना। जैंगी और यांग शिनशिन ने डिस्कस करके फाइनली एक गुड आइडिया निकाला। वो धैर्य से शैडोज में छुपकर वेट कर रहे थे और ट्रेन को फॉलो कर रहे थे। आगे एक माउंटेन रेंज थी और ट्रेन को पास करने के लिए एक लॉन्ग और नैरो टनल से गुजरना ही था। 3 गार्ड्स बॉक्स पर फोकस थे और उन्हें बाहर क्या हो रहा था उसका बिल्कुल भी पता नहीं था। जब ट्रेन टनल में रंबल करते हुए एंटर करेगी, सडन चेंज इन लाइट उनकी आंखों में डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर जाएगा। पूरा कैरेज एक इंस्टेंट में डार्क हो गया। कार का इंटेलिजेंट लाइट सेंसिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन कर देता है जब डिम लाइट सेंस होती, लेकिन उसके बीच हमेशा एक मोमेंट ऑफ डार्कनेस होता। इसी मोमेंट पर मुयान सडनली 3 लोगों और मेटल बॉक्स के नीचे रश कर गई और शैडो स्पेस का डोर ओपन किया और सबको ड्रैग करके अंदर ले गए। 3 स्ट्रेंजर्स हॉरिफाइड हो गए, लेकिन साउंड करने से पहले ही उन्हें डायरेक्टली जैंगी, लियांगयू और दूसरे लोगों ने कंट्रोल कर लिया। 3 लोग जैंगी और दूसरे लोगों को अमेजमेंट में देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जैंगी ने उनसे बात करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने ऑलरेडी अपने लोगों को बता दिया कि क्या करना है। तो लू कैरन टूल्स का बंच लेकर आई और स्किलफुली मेटल बॉक्स को डिसअसेंबल करने लगी। भारत की एक्सक्यूजिट क्राफ्टमैनशिप एक चाइल्ड्स टॉय की तरह चाइल्डिश लग रही थी उसके सामने, और वो स्लाइट टच से ही ओपन हो गया। ह्यूज एनर्जी कोर को बाहर निकाला और फिर एक बंच डिस्कार्डेड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म मटेरियल्स उसमें स्टफ किए गए और बॉक्स को फिर से लॉक कर दिया गया। जब 3 भारत एलियंस ने यह सीन देखा, उनकी आंखें ब्लड शॉट हो गई। उन्हें पता था कि ये चीज़ ऑब्टेन करने का प्रोसेस उनके लिए कितना डिफिकल्ट था। अब कोई फ्रूट्स पिक कर गया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तीनों ने जैंगी और दूसरे लोगों को देखा और उनकी आंखों में एक फियर्सनेस थी
जो फाइट टू द डेथ का डिटर्मिनेशन दिखाता था। लेकिन जैंगी ने उन्हें देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो भारत के लोगों को टॉलरेट नहीं करता जो साउथ वेस्टर्न रीजन में इन्वेड करके सिचुएशन का एडवांटेज लेकर लोगों को रॉब करते हैं। नेक्स्ट स्टेप था इन तीनों के प्रॉब्लम्स से डील करना। यांग शिनशिन ने डायरेक्टली एंजल ऑफ डिज़ायर की एबिलिटी एक्टिवेट की। एंजल ने अपना लॉन्ग बोर्ड ड्रॉ किया और 3 रेड फेदर्ड एरो उनके ब्रोस के बीच शूट किए। यांग शिनशिन की एबिलिटी रूल बेस्ड थी, जो लोगों की कॉम्बिनेशन चेंज कर सकती थी और उनके माइंड्स को कंट्रोल कर सकती थी। ये एक साइकोलॉजिकल सजेशन इफेक्ट था जो स्ट्रॉन्ग हिप्नोसिस के सिमिलर था, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज इरेजिस्टिबल और इरिवर्सिबल थे। अब मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ जो अभी हुआ। तुम लोग इस बॉक्स को ही पूरे टाइम गार्ड कर रहे थे। ये बॉक्स और तुम कभी इस कैरेज से बाहर नहीं गए हो। यांग शिनशिन की वॉइस उनके माइंड्स में एक स्पेल की तरह इम्प्रिंट हो गई, एक आयरन रूल बनकर जो वो वॉयलेट नहीं कर सकते थे। यांग शिनशिन अपनी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो एक प्रैग्मेटिस्ट थी। अपनी एबिलिटीज़ को और कन्वीनियंट बनाने के लिए उसने जैंगी की स्पेशल एबिलिटी ट्रेनिंग भी एक्सेप्ट की। सेंटीपीड एसेंस का लार्ज अमाउंट कंज्यूम करने के बाद उसका करंट एबिलिटी इंडेक्स 9900 पॉइंट तक पहुंच चुका है। इन सेंटीपीड्स ने शेल्टर में बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टाइम तक डिप्रेस्ड कर दिया। अपना एबिलिटी इंडेक्स इम्प्रूव करने के लिए दूसरे लोगों को सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ ओरिजिन एब्जॉर्ब करना ही नहीं पड़ता, बल्कि हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ती है और अपनी पोटेंशियल को टैप करना पड़ता है। लेकिन यांग शिनशिन के लिए अपना एबिलिटी इंडेक्स इम्प्रूव करना बिल्कुल पानी पीने जैसा ईजी था और उसकी एबिलिटीज़ इंक्रीजिंगली पावरफुल होती गई, इतनी पावरफुल कि वो मेमोरीज भी इम्प्लांट कर सकती थी। ये उसकी न्यूली डेवलप्ड एबिलिटी थी ट्राजोन हॉर्स इम्प्लांटेशन, बिल्कुल एक वायरस जो कंप्यूटर में इन्वेड करता है। उसकी थॉट्स अलाउ करती थी कि जिस पर्सन को एरो हिट करता है उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में आ जाए और उसकी मेमोरीज अफेक्ट हो जाए। और ये सिर्फ इनिशियल स्टेज था। जब ये एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो लोगों के माइंड्स में बिल्कुल थिन एयर से न्यू मेमोरीज भी इम्प्लांट कर पाएगी। लेकिन ऐसा करना एबिलिटी होल्डर के लिए एक्सट्रीमली हाई डिमांड्स रखता है। सबसे पहले यांग शिनशिन को एक मेमोरी क्रिएट करनी होती है बिना किसी लूप होल के, जो ओरिजिनल मेमोरी को रिप्लेस करे उस पर्सन के जिस पर एरो शूट हुआ। केयरफुली थिंकिंग और एक्सट्रीमली हाई आईक्यू के बिना इस एबिलिटी को परफेक्टली यूज करना इम्पॉसिबल है। ये एक एबिलिटी थी जो यांग शिनशिन को बहुत पसंद थी। वो मीडियोक्रिटी को हेट करती थी और एक्साइटमेंट को और ज्यादा इंजॉय करती थी। जब तीनों एरोज से हिट हुए उनकी आंखें एक मोमेंट के लिए डल हो गई। अगले मोमेंट तीनों वापस कैरेज में भेज दिए गए और मेटल बॉक्स भी उनके पीछे अपीयर हो गया। पूरा प्रोसेस 10 सेकंड से कम टाइम में कंप्लीट हो गया। जैंगी ऑलरेडी अपना डिजायर्ड चीज ले चुका था। एक शैडो क्विकली ट्रेन से निकल गई और दूसरे डायरेक्शन में चली गई। जब तक उन्हें बॉक्स में कुछ गलत डिस्कवर होता तब तक वो लोग ऑलरेडी वहां से बहुत दूर जा चुके होते। उस टाइम तक वो जैंगी को सस्पेक्ट नहीं कर पाते और अगर करते भी तो उनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में गाओ चेंगकोंग एक सॉफ्ट सोफा पर बैठा था, अपने हैंड्स क्रॉस करके और आंखें क्लोज करके कुछ सोच रहा था। अचानक उसने विंडो के बाहर देखा। उसकी आंखों में एक हिंट ऑफ डाउट था। पीछे से एक पेयर ऑफ सॉफ्ट हैंड्स उसके शोल्डर्स मसाज कर रहे थे। ये देखकर गुमान स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ? गाओ चेंगकोंग ने फ्रॉन किया, फिर स्माइल करके अपना हेड शेक किया। कुछ नहीं, बस कुछ पास इवेंट्स के बारे में सोच रहा था। वो अपनी रीइंकार्नेशन डिडक्शन एबिलिटी सिर्फ एक दिन में एक ही बार यूज कर सकता था और वो तभी इफेक्ट होता जब उसे एक हायर लेवल टाइम रिलेटेड एबिलिटी यूजर एनकाउंटर करता। उसकी पहली मिस्टेक थी जब उसकी मुलाकात जैंगी से हुई। दूसरी मिस्टेक थी जब उसकी मुलाकात भारत में इंदिरा से हुई। जैंगी और उसकी टीम क्विकली अपने कॉन्वो में वापस आ गई। सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के एनर्जी कोर के बारे में सोचते हुए जो एलियन स्पेस में प्लेस था, जैंगी ऑलमोस्ट जोर जोर से हंसने वाला था। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये चीज़ इतनी आसानी से मिल जाएगी। ऑफ कोर्स नॉट। कौन सोच सकता था कि फ्रेमॉन्स के टेरिटरी में एक बंदा जैसे जैंगी एक्शन लेगा और क्वाइटली चीज़ को दूसरे लोगों के नाक के नीचे से ले जाएगा। अब बुधाका के लोग सोचते हैं कि भारत ने उन्हें ट्रिक किया है और एम्परर इंदिरा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो प्रीशियस एनर्जी कोर जिसे ऑब्टेन करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी
वो जैंगी के हाथों में जा चुका है। दोनों टीम्स सामरान की तरफ जा रही थी, जो फ्रेमोन्स का टेम्पररी कैपिटल था, और दोनों अलग डायरेक्शन से जा रहे थे। भारत की टीम को अवॉइड करने के लिए जैंगी और उसकी टीम ने डेलिबरेटली एक डिटोर लिया, इसीलिए वो थोड़ा लेट पहुंचे। लेकिन जैंगी इस वक्त बिल्कुल हरी में नहीं था। उसने लू कैरन और यांग शिनशिंग को बोला कि इस स्पेशल एनर्जी कोर को मुयान के शैडो स्पेस में केयरफुली स्टडी करो। जब ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली क्रैक हो जाएगी तो जैंगी की टीम का टेक्नोलॉजिकल लेवल अनइमेजिनेबल लेवल तक रेज हो जाएगा। फिर वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी थे जो इनक्रेडिबल मास्टरपीसेस थे। मैकेनिकल सिविलाइजेशन के मास प्रोड्यूस मशीन्स ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए मास्टरपीस ऑफ इंटीग्विटी थे। मास प्रोडक्शन का मतलब था कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली मैच्योर हो चुकी थी। उनके प्रोडक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स सिर्फ थोड़ा इंफीरियर थे ये मेटल से जो लू कैरन ने क्रिएट किया था। जैंगी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था उनके डिफेंसिव फोर्स फील्ड में। वो चीज़ सिंपली एक मैजिकल स्किल थी एलियंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जैंगी को एक हंच था, अगर वो लोग इस फंक्शन को फुल्ली रिसर्च नहीं कर पाए तो फ्यूचर में जब मैकेनिकल सिविलाइजेशन के साथ कन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट होगा, ह्यूमन कैंप हैवी कैजुअलिटीज सफ़र करेगा। आधे दिन बाद भारत के ट्रूप्स सामरान सिटी पहुंच गए। ये एक लार्ज सिटी था जो कैरन सिटी से 1200 किलोमीटर दूर था। अब ये हेविली गार्डेड था। फ्रेमोन्स के ऑलमोस्ट सारे इलाइट ट्रूप्स यहाँ गैदर्ड थे और कोई वे नहीं था, क्योंकि फ्रेमोन्स की पॉपुलेशन सिर्फ वाक्शु किंगडम की पॉपुलेशन का 1/10 थी। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद वेरियस डिजास्टर्स एक्सपीरियंस करने के बाद अब लेस देन 10 मिलियन लोग बचे हुए थे। लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया है जो उन्हें फोर्स करता है कि अपनी पॉपुलेशन को कुछ लार्ज सिटीज़ में कंसंट्रेट करें। इसी वजह से जब मैकेनिकल सिविलाइजेशन इन्वेजन के हाई साइंस अपीयर हुए, वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स सेंड करके रिजॉल्व नहीं कर पाए। आखिर टेंपल ऑफ द गॉड्स के मोस्ट पावरफुल मेन को फ्रेमोन्स के ऑपरेटिंग एक्सेस को डिफेंड करने के लिए रुकना पड़ता है। म्यूटेंट्स इस एरा के प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग जिनकी एबिलिटीज़ वीक या इनकम्पोटेंट होते हैं वही ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाक्शु कंट्री के वेरियस रीजन्स के कमांडर्स मोस्टली इनकम्पोटेंट होते हैं। हेवनली सी सिटी में भी सब कुछ हैंडल करने वाली पर्सन जैंगी नहीं बल्कि यांग शिनशिन है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है। स्ट्रॉन्ग मैन जो सरफेस पर दिखाई देता है वो सिर्फ एक अपीयरेंस है। लार्ज पॉपुलेशन गैदर होने वाले एरियाज में कंट्रोलर्स जो बीनीथ दी वाटर होते हैं वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भारत की एलियन पहुंचे, उन्हें फ्रेमोन्स के कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने ग्रीट किया, जिनको लीड गॉड ऑफ फिशिंग एंड हंटिंग बुद्धाका कर रहा था। फ्रेमोन्स में वो एक फिगर है जो दैंग शेंगतोंग और ली चेंगकोंग के सिमिलर है। वो एक डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से आता है और उसके सुपरनैचुरल टैलेंट्स आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए वाइट चैरियट लेवल पर होने के बावजूद उसके पास फ्रेमोन्स में हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी था। इंदिरा स्पेशल ट्रेन से उतर गया और डजन्स ऑफ पीपल एक माइटी ट्रेन में उसके पीछे फॉलो कर रही थी। जो 3 एलियन मेटल बॉक्स को गार्ड कर रहे थे, उन्होंने शाई ऑफ रिलीफ लिया जब उन्होंने देखा कि वो सक्सेसफुली सामरान सिटी पहुंच गए। लेकिन जब वू वियतान ने मेटल बॉक्स को अपने बैक पर कैरी किया, उसने कुछ स्ट्रेंज फील किया। वेट में कुछ डेविएशन लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी आंखें कभी भी बॉक्स से अलग नहीं हुई थी पूरे रास्ते में, उसने सोचा कि शायद ये उसकी इल्यूजन है और उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। बुद्धाका एक ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स के साथ आया। उसके फेस पर स्माइल ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थी। उसने बस पोलाइटली इंदिरा के साथ हैंडशेक किया। टीम सपोर्ट फ्रेमोन्स का साथ देने के लिए। लॉर्ड एम्परर इंदिरा, मैं आपके नाम के बारे में बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। हमेशा सुना है कि आप बहुत स्मार्ट पर्सन हैं। बुद्धाका स्माइल कर रहा था, लेकिन अपने हर्ट में सोच रहा था, कितना चालाक है ये आदमी। इंदिरा ने नोटिस किया कि दूसरे पार्टी का एटीट्यूड थोड़ा स्ट्रेंज था। उसने ऑब्वियसली लोगों को हेल्प करने के लिए वहां आया था और उनके लिए इतना लार्ज अमाउंट ऑफ स्पॉइल्स भी छोड़ दिया था। क्या उन्हें ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए था? ये एटीट्यूड बहुत अनोइंग था। एम्परर इंदिरा ने अपने हर्ट में कोल्ड स्नॉट किया। ये फ्रेमोन्स के लोग अभी भी इतने एरोगेंट हैं। लेकिन सब लोग स्टेटस वाले थे और इस वक्त फॉल आउट होना इम्पॉसिबल था। इसीलिए इंदिरा ने कहा, ह्यूमन फैमिली का मेंबर होने के नाते हम एक वर्ल्ड पावर हैं
और हमें पावरफुल कंट्री होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी चाहिए। चिंता मत करो, जब हम यहाँ हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा के वर्ड्स में एक हिंट ऑफ सरकाज़म भी था। हम यहाँ आए हैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो तुम फ्रेमोन्स अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते। तुम मेरे सामने इतने हाई और माइटी क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? आज के टाइम में चीज़ें डिफरेंट है। जब हेल्प मांगते हो तो अपना पोस्चर लोअर करना पड़ता है। दोनों ने हाथ होल्ड किए मीनिंगफुल स्माइल्स के साथ, लेकिन अपने दिलों में दोनों खुश नहीं थे। बोधाका ने इंदिरा के पीछे देखा और क्राउड और ह्यूज स्नो ट्रेन को ऑब्जर्व किया। अचानक उसने वू वियतान के पीछे हैवी मेटल बॉक्स देखा। बोधाका ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम फ्रेमोन्स में अराइव करते ही मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का लोकेशन फाइंड कर लोगे। लगता है तुम्हें बहुत कुछ गेन हुआ है। इंदिरा के लिप्स पर एक प्राउड स्माइल अपीयर हुई। मेरे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हमारे लिए बस खिलौने हैं, उन्हें इजीली डील किया जा सकता है। ये मत सोचो कि सिर्फ हवाक्षु कंट्री के स्ट्रेंज लोग केपेबल है। भारत के स्ट्रेंज लोगों के कंपैरिजन में वो बस दिखावा है। जब से एम्परर इंदिरा ने जैंगी के साथ फाइट अवॉइड किया था, वो अंदर से बहुत गुस्सा और उससे बदला लेना चाहता था। बोधाका ने उसकी तरफ डीपली देखा और कहा, इतने सारे मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के साथ तुम्हारे पास ज़रूर कुछ स्पेस रिलेटेड एलियंस होंगे जो उन्हें अपने अंदर ले सके, है ना? एम्परर इंदिरा ने बाटू के मार्शल आर्ट्स फील्ड में थाउजेंड्स ऑफ मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बारे में सोचा और बस फेंटली स्माइल किया। हाँ बिल्कुल, बोधाका ने सोचा, ऐसा ही है। तुम मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे हो। उसके दिल में रेज हो रहा था और इंदिरा की तरफ उसका गेज इंक्रीजिंगली कोल्ड हो गया। अगर तुम सब कुछ खुद क्लीन कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन तुमने डेलिबरेटली मुझे टीज भी किया। ठीक है, अब हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो इस मैटर को अभी के लिए स्किप करते हैं। लेकिन मैं बोधाका इसे नोट करूंगा। जल्दी या देर से तुम फ्रेमोन से हेल्प मांगोगे। ये सोचते हुए बोधाका ने देखा कि वाइपुल्या और दूसरे दो लोग क्लोजली मेटल बॉक्स को गार्ड कर रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद उसने गेस कर लिया कि अंदर क्या है। फ्रेमोन्स के साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की स्ट्रक्चर क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे और वो समझते थे कि एनर्जी कोर सबसे टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन अब भारत के लोगों ने बस उसे ऑब्टेन किया है और उन्हें उसकी ट्रू वैल्यू का पता नहीं है। जब बोधाका का माइंड रेस कर रहा था, उसके फेस पर स्माइल और सिंसियर हो गई। मेरे दोस्तों, तुम इतनी दूर से आए हो और तुम्हें आज एक अच्छी ड्रिंक करनी ही होगी। आओ, हमने एक बहुत ही अच्छे खाने का प्रबंध कर रखा है। आज हम नशे में धुंध होने तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कहकर बोधाका ने भारत के सब लोगों को बैंकेट में इनवाइट किया। जब इंदिरा ने देखा कि उसका एटीट्यूड इम्प्रूव हो गया है, उसने नॉड किया, सोचते हुए कि यही दूसरे पार्टी को करना चाहिए था, और अपने टीम के साथ फॉलो किया। बैंकेट इंडीड एक्सेप्शनली बहुत बड़ा था। टेबल सीजनल वेजिटेबल, फ्रेश मीट और इवन फ्रेश फिश से फिल्ड था। वो डेलिकेसीज जो ऑर्डिनरी लोग आज के टाइम में ड्रीम भी नहीं कर सकते, फ्रेमोन्स के टॉप मैनेजमेंट के लिए कॉमन प्लेस थे। आखिर एंड टाइम्स में भी सिर्फ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डिनरी लोग ही ट्रूली हार्डशिप में जी रहे हैं। इंदिरा और दूसरे लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस एक्सप्रेस करने के लिए बोधाका ने टेम्पल ऑफ द गॉड्स के कुछ पावरफुल मैन को भी इनवाइट किया। इंदिरा ने उन सब पर ग्लांस किया और किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और पूछा, मैंने सुना है कि फ्रेमोन्स में सबसे पावरफुल एलियन फ्रॉस्ट क्वीन विंटर गॉडेसेस मोराना है, वो क्यों नहीं आई? इंदिरा थोड़ा डिससेटिस्फाइड था। उसके ओपिनियन में जब एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वर्ल्ड के टॉप पावर्स में विजिट करता है तो फ्रेमोन्स के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को पर्सनली रिसीव करना मोस्ट एप्रोप्रिएट होता। बोधाका ने स्माइल किया और इंदिरा के लिए एक ग्लास वोडका फिल करते हुए एक्सप्लेन किया, सॉरी मिस मुराना वीकेंड्स में लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करती। मैं भी उसे तभी देख पाता हूँ जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो। एम्परर इंदिरा ने नोट किया और कहा, स्ट्रॉन्ग लोग अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ें करने के लिए क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि वो खुद एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होते हैं। जब कप्स पास किए गए, एम्परर इंदिरा ने भी कुछ वोडका ड्रिंक किया और उसका फेस थोड़ा रेड हो गया। इस टाइप का स्ट्रॉन्ग लिकर यूजुअली फार नॉर्थ में ड्रिंक किया जाता है ताकि वार्म रहा जा सके।
इसका अल्कोहल कंटेंट बहुत हाई होता है और ज़्यादा लोग इसके आदत में नहीं होते। इंद्रा और ड्रिंक नहीं करना चाहता था, लेकिन वो फ्रेमोन्स एलियंस जैसे बुधाका की एंथुसियाज्म को रेजिस्ट नहीं कर पाया। फिर भी वो सोबर रहा। इन ह्यूमंस ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते क्योंकि ड्रंक होने पर वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। इस रिस्पेक्ट में एपिसलोन ऑर्डिनरी लोगों से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मील के दौरान दोनों साइड्स ने फ्रेमोन्स की करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज डिस्कस किए। 3 राउंड्स ऑफ ड्रिंक के बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। बुधाका नॉर्मल था और उसने इंद्रा को बहुत हैप्पी कर दिया। इंद्रा एक प्रॉफिट और प्रोडिजी रहा है जो चाइल्डहुड से सबके द्वारा प्रेज्ड होता आया है। उसे गुड वर्ड सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली जब दूसरे पार्टी फ्रेमोन्स का सीनियर एग्जीक्यूटिव हो। इसलिए उसने सोचा कि बुधाका एक सेंसिबल पर्सन है और जानता है कि इंद्रा कितना पावरफुल है। गाओ चेंगकोंग और अशुरा भी बैंकेट में थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम बोला। अशुरा एक क्वाइट पर्सन था और गाओ चेंगकोंग अपने स्टेटस की वजह से अपनी प्रेजेंस मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने ऑलमोस्ट ड्रिंकिंग फिनिश कर लिया, बुधाका इंद्रा के पास बैठा। उसका कॉलर अनबटन था और फेस फ्लश था, बिल्कुल ड्रंक लग रहा था। वो एम्परर इंद्रा के पास आया और बोला, वो आयरन बम्स डील करना बहुत डिफिकल्ट है। हमने पहले उनसे बहुत सफ़र किया। मुझे उम्मीद नहीं था कि लॉर्ड इंद्रा इतना पावरफुल होगा। वो मैकेनिकल आर्मी को अराइव करते ही वाइप आउट कर गया। ऐसी स्ट्रेंथ बहुत एडमायरेबल है। एम्परर इंद्रा फेंटली स्माइल करता है, अपनी कंपोजर और एलिगेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आंखें ऑलरेडी थोड़ी वेक थी। नहीं, मैंने बस थोड़ा सा ट्रबल क्लियर किया। गाओ चेंगकोंग और अशुरा ने उसे एक्सपोज नहीं किया। असल में सिर्फ उन्हें पता था कि बैटल कितना ब्रूटल था। बुधाका ने शाय किया, ये पिटी है कि तुम अभी सिर्फ स्कैटर्ड मैकेनिकल ट्रूप्स फेस कर रहे हो। तुमने अभी तक रियल लार्ज स्केल मैकेनिकल ट्रूप्स एनकाउंटर नहीं किए। जब हम उनसे मिलते हैं तो उन्हें डील करना डिफिकल्ट होता है। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, गाओ चेंगकोंग इमीडिएटली उसकी तरफ देखा और अशुरा की आंखों में भी एक सीरियस लुक था। क्या इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो सकती है? सिर्फ एक मैकेनिकल आर्मी ने उनके नियरली आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया। बुधाका आराम से बताता है, तुमने वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स देखे जो डेथ से बिल्कुल नहीं डरते, है ना? और वो सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स जो टॉल बिल्डिंग्स जितने बड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा ट्रबलसम होते हैं। लार्ज मैकेनिकल कॉर्प्स में जो हमने पहले इनकाउंटर किया, उसमें डजन से ज्यादा ऐसे थे। और ऑर्डिनरी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स तो ग्राउंड से चींटियों की तरह इमर्ज होते हैं और उनकी काउंटिंग इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैरन सिटी छोड़ क्यों देते? दूसरे कंट्रीज के लोगों ने कैरन सिटी के फॉल का फुटेज नहीं देखा था, लेकिन बुधाका के वर्ड सुनकर वो थोड़ा गेस कर पाए। सिर्फ डजन सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का मेंशन करना ही उनके स्कैल्प्स को टिंगल करने के लिए एनफ था। गाओ चेंगकोंग और अशुरा ने अपनी स्ट्रेंथ वे की और रियलाइज किया कि उनके लिए एक के अगेंस्ट फाइट करना ही कितना डिफिकल्ट होगा। अगर 2 होते तो वो और ज्यादा होता, और अगर डजन से ज्यादा होते तो इवन इंद्रा के पास भी एस्केप करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। दोनों हैवी मूड में थे और इंद्रा ने भी रियलाइज किया कि सिचुएशन उसके इमेजिनेशन से ज्यादा ट्रबलसम है। उसने अपनी आंखें लोअर की और बोला, ये इतना ट्रबलसम कैसे हो सकता है? बुधाका ने नॉड किया, लेकिन उसने तुरंत कहा, हम ऑलरेडी उनकी टेक्नोलॉजी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि उनसे डील करने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि उनके पास एक डिफेंसिव फोर्स फील्ड है जो सुपर पावर्स को रेजिस्ट कर सकता है। सिर्फ ये एक चीज़ ही हमारे इनह्यूमन की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को 30% तक रिड्यूस कर देती है। एम्परर इंद्रा ने पूछा, क्या तुमने अपने रिसर्च में कोई प्रोग्रेस किया है? फ्रेमोन सबसे पहले उनसे कांटेक्ट में आए थे, तो तुम्हें लॉन्ग अगो एक ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था। बुधाका ने इंद्रा की तरफ देखा और स्लोली कहा, रिसर्च के लिए एनफ मटेरियल है ही नहीं। इंद्रा पजल लग रहा था। बुधाका ने इंद्रा की तरफ सिंसियरली स्टेयर करते हुए कहा, वो टेक्नोलॉजी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के एनर्जी कोर में हिडन है। ये एक स्पेशल एनर्जी फील्ड है। मैकेनिकल सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजिकल लेवल हमसे कम 100 साल आगे है और उनके कोर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ही हमें ऑलमोस्ट डेस्परेट बना देते हैं। लेकिन अगर हम इन टेक्नोलॉजी को क्रैक कर पाए और उनके वीकनेस फाइंड कर ले तो बैटल फील्ड पर इनिशिएटिव हमारे पास होगा। डिफेंसिव फोर्स फील्ड के बिना
मैकेनिकल लाइफ फॉर्म सिर्फ चैरियट्स और टैंक्स हैं। तुम जैसे स्ट्रॉन्ग लोग उन्हें एक हाथ के साथ ही वेव करके डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इंदिरा ने अपने प्रीवियस बैटल के सीन को याद किया और सबकॉन्शियसली नॉड किया। बुधाका सही था। सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये थी कि एलियंस की एबिलिटीज डिफेंसिव फोर्स फील्ड के वजह से थोड़ी ऑफसेट हो जाती थी। उसने थोड़ा बुधाका के वर्ड्स का मीनिंग समझना स्टार्ट किया। मिस्टर बुधाका, मैं तुमसे बहुत एग्री करता हूँ, लेकिन तुम चाहते हो कि हम क्या करें? इंदिरा फूल नहीं था। भले ही उसे फोर्सफुली थोड़ा वाइन पिलाया गया, लेकिन जब बात इंटरेस्ट की आती है वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और बुधाका की तरफ डीप मीनिंग के साथ देखता है। ये देखकर बुधाका ने सीक्रेट रखना बंद कर दिया और सिंसियर आंखों के साथ इंदिरा की तरफ देखा। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सिर्फ फ्रेमॉन्स के बिहाफ में नहीं है। तुमने वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स देखे हैं, वो नंबर और कॉम्बैट पावर दोनों में एक्सट्रीमली खतरनाक है। अब मैं तुमसे ऑनेस्टली बात कर सकता हूँ। ये कहकर उसने इधर उधर देखा और फिर अपनी वॉइस लोअर करके बोला, अब तक उन्होंने ह्यूमंस पर एक फॉर्मल अटैक लॉन्च नहीं किया है। अगर एक वॉर सच में ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक ह्यूज डिजास्टर होगा। मैं दूसरी कंट्रीज के बारे में नहीं जानता, लेकिन भारत जो फ्रेमॉन्स के पास है वो इस कैटास्ट्रोफी से बच नहीं पाएगा। इंदिरा ने डिसबिलीफ में बुधाका की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डाउट था। तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने फ्रेमॉन्स को इतना बैडली डिस्ट्रॉय कर दिया है कि तुम्हारा कैपिटल कैरन भी गिर चुका है। तो भी क्या ये वॉर स्टार्ट करना काउंट नहीं करता? बुधाका जानता था कि अगर उसे इंदिरा से एनर्जी कोर लेना है तो उसे कुछ सिंसियरिटी शो करनी होगी। उसने शाय किया, अगर मैं कहूँ कि उनका इंटेंशन शुरू से ह्यूमंस को अटैक करना नहीं था, बस ह्यूमन मूवमेंट एरिया उनके रूट में आ गया तो उन्होंने हमें गार्बेज ट्रीट करके क्लीन कर दिया, क्या तुम ये भरोसा करोगे? इंदिरा की आंखें वाइड ओपन हो गई। ये वर्ड्स उसके लिए बहुत शॉकिंग थे और इंडीड उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। हमने पहले सिमुलेशंस किए हैं। करंट साइज ऑफ मैकेनिकल आर्मी जो फ्रेमॉन्स में एक्टिव है, उसके हिसाब से अगर एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट होता है तो पूरा फ्रेमॉन्स टेरिटरी मैक्सिमम 3 दिन में गिर जाएगा। लेकिन हमारे मेन फोर्स के अलावा जो यहाँ है और थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है, बाकी एरियाज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बुधाका ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू किया, इसी वजह से हम इतने एगर हैं सब कंट्रीज से हेल्प लेने के लिए। योर एक्सीलेंसी एम्परर इंदिरा, अब तुम समझ गए हो कि उनके फ्लॉज फाइंड करना कितना इंपॉर्टेंट है ना? बुधाका झूठ नहीं बोल रहा था। इंदिरा पहले मैकेनिकल आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर चुका था और उसे पता था कि बुधाका जो कह रहा है वो सच है। गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के डेवलपमेंट के बिना ऐसी मैकेनिकल आर्मी दुनिया के ज़्यादा कंट्रीज को स्वीप करने के लिए काफ़ी है। और फ्रेमॉन्स में जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स अपीयर हुए हैं उनका नंबर बिल्कुल अननोन है। अपना माइंड थोड़ा शांत करने के बाद इंदिरा ने बुधाका की तरफ स्माइल किया। आखिरकार तुम्हारा गोल मेरे हाथ में जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म एनर्जी कोर है उसे लेना ही है ना? लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि तुम बस डायरेक्टली मांगो जो हमने इतनी डिफिकल्टी से ऑब्टेन किया है। भले ही बुधाका इंदिरा को इसके बारे में बताता तो भी इंदिरा के लिए कोई रीजन नहीं था कि वो इतनी वैल्यूएबल चीज दे दे। बुधाका हंसता है, फिर कहता है, लेकिन अगर भारत ये चीज भी ले लेता है, मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टाइम में इसे क्रैक नहीं कर पाएगा, है ना? एम्परर इंदिरा की आंखें फ्लैश हुई। अच्छा, बुधाका बोला, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भारत फ्रेमॉन से बहुत इंफीरियर है। मुझे लगता है तुम अपने दिल में ये समझते हो। अगर तुम अभी इस चीज को वापस ले जाते हो तो मेरा भरोसा करो 1 साल या उससे ज्यादा के बिना तुम्हारे साइंटिस्ट उसके कोर टेक्नोलॉजी को क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम इसे हमें दे दो तो जब हम कोर टेक्नोलॉजी क्रैक करेंगे हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। इंदिरा ने एडमिट किया कि बुधाका जो कह रहा था उसमें थोड़ा सेंस था। मिलिट्री इंडस्ट्री के फील्ड में फ्रेमॉन्स डेफिनेटली दुनिया के बेस्ट में से एक है, लेकिन उसने सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। फ्रेमॉन्स जो कहता है, स्पेशली वोडका ड्रिंक करने के बाद, उसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए और कंप्लीटली भरोसा नहीं करना चाहिए। जब बुधाका ने देखा कि इंदिरा ने एग्रीमेंट में नॉड नहीं किया तो वो थोड़ा एंशियस हो गया। सिचुएशन अर्जेंट है। मैकेनिकल सिविलाइजेशन किसी भी वक्त पूरे कंटिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की थ्रेट दे सकता है। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मिस्टर एम्परर इंदिरा मेरे ओपिनियन को केयरफुली कंसिडर करे। फ्रेमॉन्स अपने दोस्तों को सफर करने नहीं देगा।
अगर तुम भरोसा नहीं करते तो हम अभी आर्मरी ओपन कर सकते हैं और तुम वेपन्स और इक्विपमेंट्स अपनी मर्जी से ले सकते हो, ताकि फ्रेमोन्स की सिंसियरिटी शो करे। और तो और उसने सब्जेक्ट चेंज किया और एक चीज मेंशन की, ये मत भूलो कि हुआक्शु कंट्री का केओस भी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स ऑब्टेन कर चुका है। अगर वो पहले टेक्नोलॉजी मास्टर कर ले, उसे पता था कि भारत के लोग सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह करते हैं। एक सेंचुरी पहले वो हुआक्शु किंगडम को अपना इमेजिनरी एनिमी कंसिडर करते थे और ड्रीम करते थे कि उसे सरपास करके एशिया का बॉस बन जाए। फिर कुछ समय बाद दोनों कंट्रीज के बीच एक कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, जिसमें केओस ने टीम लीड करके भारत के टेरिटरी में एंट्री की थी, लोगों को मारा और ट्रेजर्स भी चुराए। इंदिरा की आंखें शार्प हो गई। उसने थोड़ा पॉन्डर किया, फिर स्माइल करके बोला, मैं इस मैटर के बारे में अच्छे से सोचूंगा। बोधाका ने उसकी तरफ कुछ सेकंड स्टेयर किया और नॉट किया। तो मैं तुम्हारे गुड न्यूज़ का वेट करूंगा। उसे बहुत कॉन्फिडेंस था कि इंदिरा उसके सजेशन को एग्री करेगा। उसका भरोसा था कि फ्रेमोन्स मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को लॉन्ग टाइम से रिसर्च कर रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे मैच्योर है। अगर वो चीज़ इंदिरा के हाथ में रही तो अभी के लिए वो सिर्फ एक स्क्रैप मेटल ही है। बैंकेट जो बोधाका ने होस्ट किया था, उसके ख़त्म होने के बाद नेचुरली उन्हें उनके लिए प्रिपेयर्ड रूम्स में ले जाया गया। इंदिरा पूरे रास्ते में बोधाका के सजेशन के बारे में सोचता रहा। वो लग्जरियस विला में स्टेप करता है, स्पेशियस और ब्राइट लिविंग रूम में बैठ गया और पॉन्डर करना स्टार्ट किया। गाओ चंगकोंग और अशुरा उसे डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि अपने रिस्पेक्टिव रेसिडेंसेस में वापस चले गए। सेलेस्टियल बीइंग्स के सबऑर्डिनेट्स उसके अराउंड गैदर हो गए और उसके ऑर्डर्स का वेट करते हुए इंदिरा ने ऊपर देखा और अवलोकितेश्वरा को देखा, जो अपने बैक पर एक ह्यूज मेटल बॉक्स कैरी कर रहा था। उसने अपने दिल में हेल्पलेस शाय किया। शुरू में उसने अपनी टीम के मैकेनिक को बोला था कि एनर्जी कोर चेक करो, लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स ने उस चीज़ को स्टेयर करके और वेरियस टूल्स यूज करके काफ़ी देर तक उसे स्टडी किया, फिर भी वो उसे फिगर आउट नहीं कर पाए। और कुछ तो छोड़ो, सिर्फ उनका मटेरियल कंपोजिशन ही दुनिया में करंटली नोन सब चीज़ों को सरपास करता था। इवन डायमंड्स उससे स्क्रैच नहीं कर पाते और रिसर्च के लिए उसे ओपन करना तो इम्पॉसिबल था। भारत टैलेंट्स में शॉर्ट नहीं था, लेकिन मोस्ट टॉप टैलेंट्स डेवलप कंट्रीज जैसे फ्रेमोन्स या ब्रिटेनिया में चले गए थे, जहां वो शाइन करते थे। जो भारत में रह गए वो मोस्टली हाई कास्ट के लोग थे, जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो थे लेकिन नेसेसरी टैलेंट्स नहीं थे। बोधाका सही था, भारत की मिलिट्री और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थी और एनर्जी कोर की टेक्नोलॉजी क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन क्या ये कॉम्प्रोमाइज करने का एक तरीका था? इंदिरा थोड़ा कंफ्यूज था। उसने अचानक सोचा कि एनर्जी कोर को खुद देखे, शायद वो कुछ डिफरेंट देख पाए। पिटी ये था कि प्रॉफिट की एबिलिटी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना था, ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को सी थ्रू करना नहीं। बॉक्स ओपन करो, इंदिरा ने स्टडी मैन को बोला, जो एक आयरन टावर की तरह डार्क था। जी माय लॉर्ड। वो वियतान नाइवली नॉड करता है, फिर अपने बैग से मेटल बॉक्स उतारकर जेंटली फ्लोर पर रख देता है। दुओ क्विन तियांग, जो उसके साइड में खड़ा था, आगे आया और एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स एंटर किए बॉक्स ओपन करने के लिए। इंदिरा ने बॉक्स को सोलमनली देखा। उसके दिमाग में मैरिड थॉट्स चल रहे थे। लेकिन जब बॉक्स कंप्लीटली ओपन हुआ, उसके सामने रूम में सबके फेसेस अचानक चेंज हो गए। एनर्जी कोर कहाँ था? वहां सिर्फ एक अबैंडन्ड मैकेनिकल लाइफ फॉर्म था। हवा थम सी गई। इंदिरा कुछ सेकंड्स के लिए हैरान हो गया, जैसे वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जल्द ही वो सोफा से खड़ा हुआ और तुरंत बॉक्स की तरफ वॉक किया। ये क्या है? वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोर कहाँ है? एम्परर इंदिरा की आंखों में एक डार्क और फियर्स ऑरा पड़ रहा था। हवा एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव हो गई और सबको फील हुआ कि एम्परर इंदिरा एक्सप्लोड होने के वर्ज पर है। जो चीज़ उन्होंने फाइनली ऑब्टेन की थी इतनी मेहनत के बाद, वो बस ऐसे ही गायब हो गई। 3 एलियंस जो एनर्जी कोर गार्ड करने के रिस्पॉन्सिबल थे, उनका पूरा बॉडी कांपने लगा। एम्परर ऑफ हेवन, हमने इस बॉक्स को टाइटली गार्ड किया था, एक मोमेंट के लिए भी इससे नजर नहीं हटाई। वो वियतान की आंखों में ट्रेम्बलिंग थी। इस इम्पोर्टेंट चीज को अच्छी तरह केयर करने के लिए उसने रास्ते में टॉयलेट तक नहीं गया था। वो वियतांग ने कहा, मैं ट्रिनिटी की कसम खाता हूँ, मेरी आंखें एक मोमेंट के लिए भी उससे अलग नहीं हुई थी।
इंदिरा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, गिव अप किए बिना बॉक्स से मैकेनिकल लाइफ फॉर्म निकाला और उसे केयरफुली देखा। लेकिन चाहे वो कितना भी उसे देखता, वो स्पेरिकल एनर्जी कोर में टर्न नहीं हो पाया। सस्पिशियस ग्लांसेस सब प्रेजेंट लोगों पर स्वीप कर गए। वियतान और दूसरे लोगों को लगा जैसे वो अभी मर जाएंगे और वो एक्सट्रीम डिसअपियर से फिल्ड थे। तीनों आदमी इंदिरा के सामने नील डाउन हो गए, स्काई की तरफ स्वेयर किया और अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस की। इंदिरा का गुस्सा एक रेजिंग फायर की तरह उसके दिल में जल रहा था, लेकिन वो मैडमैन की तरह चिल्ला नहीं रहा था। वो भारत का प्रॉफिट था और सबसे पावरफुल एलियन। भले ही अगर वो ट्रबलसम चीजों का सामना करता, वो काम रह सकता था। इंदिरा की आंखें तीनों लोगों पर फिक्स थी। टाइम ओवरचियो की एबिलिटी एक्टिवेट हुई। एक क्विक ग्लांस में उसने देखा कि पास्ट पीरियड में तीनों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी एबिलिटी में एक फ्लॉ था। क्रोनो ओवरट्यू जो टाइम स्पैन देख सकता है, वो बहुत लार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक पर्सन की लाइफ इंस्टेंटली देख सकता है और दूसरे लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस को कैलिडस्कोप की तरह रीड कर सकता है। उसकी आंखों में हर एक पर्सन का पास्ट एक कैरेक्टर प्रोफाइल की बुक था, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ वो क्लियरली देखना इम्पॉसिबल था। जैंगी के टाइम सेकंड हैंड के 3 सेकेंड्स के कंपैरिजन में ये दोनों एबिलिटीज बिल्कुल डिफरेंट स्पैन्स के थे। एक क्विक ग्लांस था और वो सब कुछ क्लियरली देख नहीं पाया, लेकिन कंफर्म कर पाया कि तीनों ने उसे बिट्रे करने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तीनों उसके सबसे लॉयल सबॉर्डिनेट्स थे। अगर वो ऐसा करना चाहते तो उन्हें पहले से ही प्लान करना पड़ता, लेकिन उसने टाइम कर्व में कोई साइंस नहीं देखे। तुम ये नहीं कर सकते, एम्परर इंदिरा कामली बोला। अब केयरफुली सोचो कि रास्ते में क्या हुआ। केयरफुली सोचो, क्या कोई मूवमेंट था जब तुमने अपना गार्ड रिलैक्स किया था? इंदिरा सोफा पर वापस बैठ गया और अपना यूजुअल कामनेस रीगेन किया, लेकिन सब देख सकते थे कि उसके काम अपीयरेंस के नीचे एक दूसरे की तरफ देखे, लेकिन चाहे वो कितना भी रिकॉल करने की कोशिश करे, उन्हें ऐसा कोई मूवमेंट याद ही नहीं आया। 3 लोग एक साथ गार्ड कर रहे थे, तो अगर एक टेम्पररी लीव भी करता तो दूसरे 2 उसे देख सकते थे। इवन अगर वो ब्लिंक करते तो तीनों का सिंक में ब्लिंक करना इम्पॉसिबल था। इंदिरा पैनिक नहीं हुआ। उसने अपने चिन एक हाथ से सपोर्ट किया और सोचना स्टार्ट किया। जो हो चुका था उस पर एंशियस होने का पॉइंट नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट था ये फाइंड करना कि इसे चुराया किसने है। जब तक एनफ एविडेंस होगा क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो अपनी चीज वापस ले सकता था। सेलेस्टियल बीइंग्स में से एक फीमेल एलियन बोली, एम्परर मेरे पास एक गेस है। इंदिरा ने ऊपर देखा और देखा कि जो पर्सन बोल रही है उसका कोड नेम वाइसरवना था। हाँ, अपना ओपिनियन तो। दुओ वियतान ने कॉशियसली आसपास देखा, फिर अपनी लोअर वॉइस में बोला, हम में से कोई भी इस मैटर में सस्पेक्ट हो सकता है। भारत एक अलायंस था और डेमीगॉड्स और सेमी डेविल्स एक जनरल टर्म था एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रुप्स के लिए जो हर अलायंस में होते हैं। वेरियस फोर्सेस के बीच का रिलेशनशिप वाक्शु कंट्री के 5 मेजर रीजन्स के रिलेशनशिप के सिमिलर था। वो एक दूसरे के साथ इतना हार्मोनियस रिलेशनशिप नेसेसरली नहीं रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, अशुरा जो इस बार आया था वो इंदिरा का राइवल था। गाओ चेंगकोंग एक आउटसाइड मर्सिनरी था। एम्परर शी तियान ने थोड़ा सोचा और मरमर किया, अशुरा? हाँ, वो बंदा थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी चीज को मजाक में ले। अगर उसने सच में ये किया होता तो वो मुझसे छुपा नहीं पाता, तो ये उसका काम नहीं हो सकता। और रही बात गरुड़ा की, वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ, फिर डिसअप्रूविंगली स्माइल किया। ये तो और नहीं हो सकता। अपने सबऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस का वेट किए बिना एम्परर शी तियान सोफा पर बैठ गया और फर्मली बोला, वो एक बहुत चालाक है। वो कभी भी इतने ह्यूज रिस्क नहीं लेगा किसी ऐसी चीज के लिए जिसका पर्पस उसे पता ही नहीं है। ये कहने के बाद भी उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, सब गरुड़ा और अशुरा को यहाँ बुलाओ। उसने अपनी एबिलिटीज के साथ सबको पर्सनली टेस्ट किया था। उसे अपनी एबिलिटीज के साथ सबको पर्सनली टेस्ट करना था। ज्यादा देर नहीं हुई, गाओ चेंगकोंग और अशुरा अपने लोगों के साथ यहाँ पहुंच गए। इंदिरा ने उनकी तरफ देखा। उसकी प्यूपिल में एक गोल्डन हैलो फ्लो कर रहा था। गाओ चेंगकोंग और अशुरा के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। उन्हें पता था कि इंदिरा ने अपनी पावर उन पर यूज की है। ये उन्हें बहुत नाखुश बना रहा था, लेकिन उनके पास कोई तरीका नहीं था इस फोर्स्ड स्नूपिंग एबिलिटी को डील करने का जो तुम्हारी परमिशन के बिना ही काम करती है। इंदिरा ने सबको एग्जामिन करने के बाद थोड़ा टायर्ड फील किया, लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ नॉड किया। इंदिरा, इसका मतलब क्या है?
अशुरा का टोन थोड़ा गुस्से वाला था। इंदिरा ने कामली उसकी तरफ देखा और उसे बताया कि सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोर गायब हो चुका है। सब शॉक्ड हो गए और तुरंत समझ गए कि इंदिरा ने ये क्यों किया। कौन था जो वो चीज चुरा ले गया बिना हमारे नोटिस हुए? अशुरा की आंखों में कोल्ड मर्डरस इंटेंट था। ये पूरे भारत के लिए एक प्रोवोकेशन था। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता था। गाओ चेंगकोंग ने फ्रॉन किया और स्लोली बोला, अगर चीज रास्ते में गायब हो गई हो तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है। या तो दूसरे पार्टी के पास हमसे ज्यादा पावर है या फिर उनके पास एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एबिलिटी है जो चीज को हमारे नाक के नीचे से चुराने में मदद कर सकती है। वो वियतान ने डाउटेडली कहा, लेकिन जब हमने उसे बॉक्स में डाला उसने कभी अपनी आंखें हमसे अलग नहीं की। कौन सी स्ट्रेंज एबिलिटी ऐसा कर सकती है? गाओ चेंगकोंग हंसता है, शायद ये कोई स्पेशियल ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी हो, लेकिन अगर तुम ये एक हाई